हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफ़ी, जो कि हमारी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है 6 to 12 तक। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे जियोग्राफ़ी की कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं और कैसे मैंने करा है। तो हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करेंगे। तो आपको इसके बाहर कहीं और कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर जियोग्राफ़ी का कवर हो जाएगा। आप खुद से पढ़ोगे इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद से भी रियलाइज़ होगा कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा ये हमने कंटेंट तैयार किया है। आप इस वीडियो को देखोगे और बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली बुक में और हमने जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। और बुक आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। अगर आप नोट्स ये केवल अच्छे से तैयार कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, क्योंकि ये लगभग आपको आधे से 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ये। तो हम इसमें 6 की बुक पूरी की पूरी आज कवर करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम तो होगा ही होगा। देख लेते हैं कि हमें कैसे तैयार करना है और हम कैसे पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है और हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे 6 to 12 तक जितना भी है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे विषय सूची के बारे में कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं 6 की बुक में, लगभग 8 चैप्टर हैं और इनको आप देख सकते हो। पहला जो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, जो दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में है, और पृथ्वी की गतियाँ हैं, मानचित्र के बारे में है, और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, हमारा देश भारत है, और भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव, ये सब हैं चैप्टर हमारी 6 की बुक में और हम इनको आज कवर करेंगे सारे के सारे। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। आपको कहीं और बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लगभग 68 समथिंग इसमें पेजेस हैं। अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा मे भी आपको टाइम लगेगा 2-3 घंटे। तो आप इसको अगर सिर्फ ऐसे कवर करना चाहते हैं, नहीं बुक पढ़ना चाहते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी चैनल से पढ़ा है। और मैं जब एनसीईआरटी पढ़ती थी तो फिर वो टू द पॉइंट ऐसे लाइन वाइज पढ़ाते चले जाते थे, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता था। तो मैंने थोड़ा सा अलग सोचा कि इस टाइप में हम पढ़ें और ताकि हमें थोड़ा समझ में भी आए और हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएँ। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो हम देख लेते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप पहला चैप्टर एग्जांपल में देख सकते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी है, तो हमने इसको जैसे पढ़ना स्टार्ट करा तो जैसे कि आप इसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट दिए गए, जैसे पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, खगोलीय पिंड हो गए, तारा ग्रह, ये सब चीज़ें दी गई हैं इसमें। और आगे आप सूर्य ग्रह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जितना भी है तो वो सारा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आप इसको अगर पॉइंट टू पॉइंट आप बनाते रहोगे नोट्स तो आपके लगभग 2 से 3 पेज में बनेंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं और इससे बाहर आपका कुछ भी छूटता ही नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हो। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप जब इनके आंसर्स लिखते हो तो आपको लिखने की एक हैबिट पता चलती है कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं। जब आपका जो मेंस होता है उसमें भी आपको आंसर लिखने होते हैं, तो एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ से भी मिल जाता है कि आपको आंसर एक्चुअली लिखना कैसे होता है, क्या डिमांड है और हमें कैसे पूरा करना होता है। तो यहाँ आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी आप एडवांस लेवल पर जा सकते हो, तभी आप अच्छा कुछ कर पाओगे। क्योंकि आपका सिर्फ आंसर राइटिंग का पर्पज़ नहीं होना चाहिए, आपको ये देखना है कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की ट्राई करो, क्योंकि स्पीड जो होती है वो हमारी 3-4 महीने में बन जाती है, जो कि हम प्रीलिम्स के बाद भी ट्राई कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें अभी जो टाइम है वो इम्प्रूव करने का है कि अपने आंसर को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो हमने जो नोट्स प्रिपेयर करे हैं वो हम आपको दिखाएंगे आगे कि मैंने कैसे करे हैं। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा आपको तरीका और एक आइडिया दे दिया है कि आपको नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप चैप्टर पढ़ करके उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, और कैसे करने हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। तो हमने क्या किया कि जो भी विषय सूची थी 6 की, 7th की, 8th की, तो हमने लिख लिया, ताकि हमें जो पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि भारत आप पढ़ते हो तो यही जो चैप्टर है वो आपको 9th में भी मिलेगा और एक 11th में भी मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 11th का हो गया, और 9th में जो है वो है भारत आकार और स्थिति के बारे में बताना है। जो पहला चैप्टर 9th का है वो यही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्लास में कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या हैं। तो आप अगर चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हो और उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है तो आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप उन चैप्टर्स को कंबाइंड करके पढ़ सकते हो। और नोट्स वही बनाओ जो 6 में है वो 7th में नहीं होना चाहिए, जो 7th में है वो 8th में नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर एक ही चैप्टर है, जैसे इंडिया के बारे में पढ़ते हो तो 6 में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे। तो अगर आप 6 में वो सारी चीज़ें लिख चुके हो तो आप 9th में मत लिखो, और जो 9th में लिख चुके हो वो 11th में मत लिखो। तो उससे क्या होगा कि आपको कम नोट्स बनेंगे आपके, कुछ ही पॉइंट्स में बनेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है लगभग सेम है। वो जो इंडिया के बारे में जो चीज़ें हैं वो 6 में भी हैं, वो 9th में भी हैं, वो 11th में भी हैं। तो इसलिए ये है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आप अभी तो चैप्टर वाइज पढ़ो, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि वो जो चीज़ें हैं वो उनको जोड़ के पढ़ना है आपको। तो उससे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी, और जब रिवाइज़ करोगे ना आप बाद में
पढ़ने के बाद जब रिवाइज़ करोगे तो आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी और अच्छे से आप इनको टू द पॉइंट कर सकते हो। और आप रेगुलर बेसिस पर जब क्वेश्चंस करोगे तो आप एक हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी आंसर लिखने की और क्वेश्चंस को समझने की। सबसे बेस्ट तरीका ये है तो क्वेश्चन को समझना, मतलब वो हमें पता नहीं होता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम क्या आंसर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ आपको विकल्प के थ्रू भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और कुछ आपको लिखने भी होते हैं। तो आपको एक हैबिट यहाँ पर बनानी है, इससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और सब्जेक्ट पर पकड़ भी हो जाएगी इस तरीके से करने पे। तो देख लेते हैं, आप इन कुछ चैप्टर्स को देख लीजिएगा। मैंने बस अपने आइडिया के लिए ये सारी चीज़ें कर ली थी ताकि मुझे याद रहें, और आप जैसे 12th का भी देख सकते हो, तो इसको हम बाद में करेंगे। और थोड़ा आगे हम इसके थोड़ा सा मेंस के बारे में देख लेते हैं कि जो मेंस होता है यूपीएससी का, तो उसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि क्या एक्चुअली पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मल एक पॉइंट में लिखा होता है कि विश्व और भारत का भूगोल, बस इतना ही दिया होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमें मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं देखनी है, मतलब पूरे वर्ल्ड को पढ़ना है एक तरीके से। और दूसरा ये है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, वो हमें पढ़ने हैं। और जो अगला है वो है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये हो गया हमारा मेंस का सिलेबस। इसको आप अच्छे से देख सकते हो, याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हो। आपको कहीं और कुछ और स्टैंडर्ड बुक, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी बेटर होता है, और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कवर कर ली है तो आपको स्टैंडर्ड बुक भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती है। तो इसलिए पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगेगा कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो हम स्टैंडर्ड बुक पर जाएंगे। अदरवाइज सिर्फ इसी को हम रिवाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें इस सब्जेक्ट से कहीं और कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे मार्क्स ला पाएँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उनमें। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा, बस ऐसे मैंने कुछ लिख दिया था ताकि मुझे याद रहे कि जियोलॉजिया का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्रिया का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और जियोइड्स का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट, बस आपको पता होना चाहिए, बस किसी एग्जाम में नहीं आता है। अगर आपका कोई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है। तो देख लेते हैं और पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला चैप्टर है 6th क्लास का, तो वो है सौरमंडल में पृथ्वी। आप जैसे देख रहे होंगे, तो हमने जो आपको एक तरीका बताया था कि जो क्वेश्चंस लास्ट में दिए जाते हैं चैप्टर के लास्ट में, तो उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, और जो भी पॉइंट बचते हैं वो आप इनके साइड में ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने करा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा रफली लग रहा होगा पर आपको सारा कुछ समझ में आएगा, और आई थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके मतलब दायरे से बाहर हो। तो आप इनको चैप्टर वाइज ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप जब भी रिवाइज़ करेंगे तो आपको खुद से समझ आएगा कि कौन सा चैप्टर किस क्लास से या किस चैप्टर से जुड़ रहा है। तो आपको खुद से ऑटोमेटिकली बाद में समझ आ जाएगा जब आप इनको चैप्टर वाइज ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे तब। पर स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इसलिए हमें बेसिक से समझना है, और जैसे आगे आएंगी चीज़ें तो ऐसे हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे करना है। देख रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा था ग्रह और तारे में अंतर बताना था। तो ग्रह के बारे में और तारे के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। मतलब आपको भी पता है कि जो ग्रह होते हैं वो जो तारा है मतलब सूर्य, उसके चारों चक्कर लगाते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, तो जिनका अर्थ आपको थोड़ा सा समझना है। मतलब ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस शब्द से बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। बाकी इसमें कुछ मेन नहीं है इसका। और जो मेन है वो है कि जो ग्रह होते हैं इनके अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और जो ये तारे होते हैं उनके प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। जो तारे होते हैं इनके अपोजिट होते हैं, मतलब इनका खुद का प्रकाश ऊष्मा होती है और बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं, और ये गैसों के बने होते हैं, और आकार भी इनका बड़ा होता है, गर्म होते हैं। ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो सौरमंडल के बारे में था कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, पर सौरमंडल को हमने थर्ड में लिखा है। सेकंड में हमने ग्रह को दे दिया है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे थे, ग्रह और तारे के बारे में। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्रह की दूरी, और ये जो आपको डायग्राम मिलेगा, जो ये डायग्राम हमने बनाया है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सूर्य है, उसके बाद बुध आता है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इनको भी हमने यहीं कोड कर दिया है। और उसके बाद बृहस्पति है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद जो है वो है बुध और मंगल तक जितने भी ग्रह आते हैं, मतलब जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जो कि चट्टानों से बने होते हैं। और जो एक बाह्य ग्रह भी होते हैं, बृहस्पति से लेकर नेपच्यून तक, उनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं, जो कि आकार में बड़े होते हैं, गैस व सरल पदार्थ से बने होते हैं। और जो बृहस्पति है और यूरेनस है, इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और सबसे हॉटेस्ट जो ग्रह है वो है हमारा शुक्र, और पृथ्वी की बहन भी इसको शुक्र को बोलते हैं।
और कोल्डेस्ट जो सबसे ज़्यादा होता है वो है यूरेनस। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें वनडे एग्जाम में जो आते हैं 1 लाइनर के क्वेश्चंस, वो आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, याद हो जाएगा। आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। तो आगे इसमें हमने कुछ पॉइंट वाइज साइड में लिख दिए हैं ताकि आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो कि पूर्णिमा किसे बोलते हैं। तो इसमें दिया गया पूर्ण चंद्रमा की रात को पूर्णिमा बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात को अमावस्या बोलते हैं। अन्य ग्रह हैं वो है सिरस, यूबी 313 2003 में बैन किया गया था, इसको ग्रह के रूप में इसको नहीं देखा जाता है। और प्लूटो को हमने अगस्त 2006 में इसको बैन किया गया था। और शुक्र यूरेनस हैं वो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, पर जितने भी इनके अलावा जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। तो इनको भी आप देख सकते हैं। इधर खगोलीय पिंड के बारे में बताना है कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और नक्षत्र मंडल मतलब होता है कि तारों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ जो होती हैं वो, जैसे कि अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, वो नक्षत्र मंडल में आते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है सौरमंडल। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, जिसमें सूर्य के साथ साथ प्लैनेट, सैटेलाइट, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के रूप में क्यों जाना जाता है, क्यों बोलते हैं अद्भुत ग्रह। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आपको पता है तीसरा ग्रह है सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा बृहस्पति है, आपको भी पता है। और पॉइंट है वो है यह ध्रुवों के पास चपटी है, इसलिए इसके आकार को भूआब कहा जाता है। अगला जो है वो है यहाँ पानी एवं वायु मतलब O2 की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है, और इन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। आगे इसमें चंद्रमा के बारे में है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है, पूरा क्यों दिखाई नहीं देता पृथ्वी से अगर देखते हैं तो इसमें दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के व्यास का, यहाँ पर का होगा आप सही कर लीजिएगा, केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही दिन में लगभग अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, जैसे कि जो चंद्रमा पर सबसे पहले व्यक्ति जो जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 29 जुलाई 1969 को गए थे। और पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, जो कि 30 गुना है। और अगला जो क्वेश्चन था वो है हमारा ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है। तो सौरमंडल, बहुत सारे सौरमंडल मिलकर के आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। मतलब आकाशगंगा में भी लाखों सौरमंडल होते हैं, और लाखों आकाशगंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो एक तरीके से जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो ब्रह्मांड है एक बहुत ही ब्रॉड लेवल हो गया, उसमें लाखों आकाशगंगाएं होती हैं, और एक आकाशगंगा में लाखों सौरमंडल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, उसमें कितने सारे सौरमंडल होंगे, और हम सिर्फ एक ही सौरमंडल के पार्ट हैं। मतलब तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड। तो क्वेश्चन इसमें कुछ विकल्प के थ्रू दिए होते हैं कि विकल्प छांटने होते हैं, तो हमने बस इनको विकल्प के थ्रू ना करके कुछ इनको पॉइंट और ऐसे करके लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि जो शुक्र है वो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। और पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, आपको भी पता है। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। और मतलब एक तरीके से दीर्घ वृत्ताकार पर ही चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे में उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, आपको भी पता है। स्टार्टिंग में पहले ये होता था कि जब क्लॉक वगैरह या वॉच वगैरह नहीं थी और टाइम वाइम का पता नहीं चलता था, तो लोग सिर्फ तारों का अंदाज़ा लगाते थे, और जब दिन होता था उसमें सिर्फ सूर्य की रोशनी को देखते थे कि अगर सुबह का मतलब जब सूर्य निकल रहा होता तो उसको सुबह बोलते थे, अगर बहुत ज़्यादा है सामने उसका जो सूर्य है सामने मतलब सर के ऊपर पड़ता था तो उसको दोपहर बोलते थे, और जो कम हो जाता था तो फिर उसको मतलब शाम बोल देते थे। तो वो सब चीज़ें स्टार्टिंग में होती थी, अंदाजे लगा लगा के चीज़ें होती थी, एक्यूरेट चीज़ें नहीं थी, पर उनको थोड़ा सा एक्यूरेट करा गया और उनका सही आइडिया लिया गया। तो अब हमारे पास काफ़ी संसाधन विकसित हो चुके हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। आगे है क्षुद्र ग्रह के बारे में कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, जो कि हमने डायग्राम में देख लिया था। जो क्वेश्चन है वो कुछ फिलअप करने के लिए होता है। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल या तारा समूह कहते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं तारा मंडल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ तारा मंडल बोलते हैं। और जो अगला है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। और शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, और ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये आपने पहले देख लिया है। सारे जो हमने क्वेश्चंस डिस्क्राइब करने वाले करे थे तो उसमें लगभग ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी, अगर हम इनको नहीं लिखते तब भी चल जाता। तो जो अगला हमारा चैप्टर है वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में है। तो ये सबको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, तो इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और टाइम और स्थान का कैसे पता लगता है, तो इनको हम देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो आप इसको देख रहे होंगे कि पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष पर चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिए हुए प्रतीत होता है। तो आपको भी पता है कि जो पृथ्वी है वो उसका आकार जो है वो एक तरीके से अंडाकार है और अपने अक्ष पर थोड़ी सी चिपटी हुई है।
तो आगे है जो क्वेश्चन था वो है ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो आपको ग्लोब के बारे में पता होगा, आपने बहुत सारे ऑफिसेज़ में देखे होंगे और आप ऐसे मार्केट में भी जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो ग्लोब में देश के बारे में, महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है, आप उनको वहाँ से देख सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन था वो है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो आपको भी पता है कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ को ही हम कर्क रेखा जो होती है, एक होती है भूमध्य रेखा, एक होती है नॉर्थ में कर्क रेखा और साउथ में होती है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री पर जो होती है वो होती है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो लगभग इंडिया के बीच से होकर जाती है। मैपिंग में आपको दिखा देते हैं तो मैं भी थोड़ा सा सही बन जाए, क्योंकि मेरी इसमें प्रैक्टिस नहीं है और इसको करने की, तो आई होप समझ में बस आना चाहिए। तो ये हो गया हमारी कर्क रेखा और ये ऐसे लगभग जाती है, तो बीच से जाती है। तो आप ये सही नहीं बनाए, पर आप इसको थोड़ा सा मैपिंग में देखिएगा। और इसमें जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान आएगा, फिर एमपी आएगा, तो ये जितने भी स्टेट यहाँ इसके बीच में पड़ेंगे तो उनको आपको पता होना चाहिए। आगे पता भी चलेगा, पर आपको थोड़ी सी मैपिंग इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैपिंग कैसे करते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा समझाने का तरीका, मे भी आपको समझ आया होगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध के बारे में बताना है। तो आपको भी पता है कि इसमें 3 रेखाएं हमारी मेन होती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो नॉर्थ वाली इसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। इसको हम 0 पर रखेंगे, मतलब 0 इक्वेटर होता है, और इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। तो जो इसके बीच का जो भी ताप कटिबंधीय क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध। तो इसमें ये दिया गया है, उष्ण कटिबंध बोलेंगे। तो थोड़ा सा इसमें डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है, पर इसमें आपको भी कुछ चीज़ें समझना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखा है वो उष्ण कटिबंध, और जो कर्क रेखा है और इसके बीच के जितना भी जो पार्ट होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। और उसके जस्ट ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त होगा। तो इसको हम कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव वृत्त तक शीतोष्ण बोलेंगे। वही हाल हमारा दक्षिण में भी होगा। उसके नॉर्थ में थोड़ा सा और जाएंगे, जैसे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाएंगे, मतलब कि ध्रुव तक, जो पृथ्वी का ध्रुव होता है मेन, तो उसको हम बोलेंगे शीत कटिबंध। तो आपको समझ आया होगा। और जो कि पहला होता है इसमें उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा होता है शीत कटिबंध। तो ये 3 ताप कटिबंध होते हैं पृथ्वी के। तो आप इनको देख सकते हैं। वही जो नॉर्थ में होगा वही हमारा साउथ में भी होगा। तो आप इनको देख सकते हो, मैपिंग के थ्रू भी देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो हमने बस याद करने के लिए और एक बेसिक आइडिया देने के लिए ऐसे कर दिया है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसको इसमें दिया भी गया है कि ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका छूटेगा कुछ नहीं। आपको अगर बुक नहीं भी पढ़ते हो ना एनसीईआरटी की, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छूटेगा। आगे है जो क्वेश्चन था वो हमारा था अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी ध्रुवों के समानांतर होंगी रेखाएं, वो सारी हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 23.5 डिग्री, नीचे भी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, साउथ है। तो आप इनको देख सकते हो। और जैसे कि आपको ऊपर डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाया गया था फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं, ताकि आपको कहीं और कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। तो ये हो गए हमारे जितने भी हैं, वो हो गए अक्षांश। और जो देशांतर होते हैं वो किसी भी स्थान की प्रधान या में उत्तर, 0 देशांतर या ग्रीनविच से पूर्व या पश्चिम से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। समान देशांतरों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को, जो कि ध्रुवों से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा कहलाती है। मतलब कि इसमें जो ध्रुव है, आप नॉर्थ में देख सकते हो, साउथ में देख सकते हो, इनको जो मिलाएगी रेखा, वो हमारी जितनी भी होगी वो देशांतर रेखा कहलाएगी। तो आपको आई थिंक ये भी समझ आया होगा। और इसमें भी एक मेन रेखा होती है जिसको हम 0 देशांतर बोलते हैं, जो कि एक ग्रीनविच से लंदन से होकर जाती है, उसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। मतलब 2 नाम होते हैं, 0 देशांतर बोल सकते हो या फिर ग्रीनविच रेखा बोल सकते हो, जो कि लंदन से जाती है। ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। मतलब ये जो भी रेखाएं बनाई गई हैं, अक्षांश और देशांतर जो भी हैं, वो एक तरीके से काल्पनिक हैं, लोगों ने ही बनाए हैं। ऐसा नहीं कि बने बनाए थे, तो वो अपने को समझने के लिए बनाया गया है। और तो इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि जो सभी अक्षांश होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, और जितने भी अक्षांश होते हैं टोटल मिलाकर के 181 होते हैं। और अगर हम सिर्फ अक्षांशीय रेखा को देखते हैं, सिर्फ अक्षांशीय रेखा जो होती है मेन, वो होती है 179। और इनके जो बीच के जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो बीच में इनकी गैपिंग होती है, वो होती है 69 मील्स की, और या फिर 111 किलोमीटर की दूरी होती है इनके बीच में। और आगे देशांतर के बारे में, जो देशांतर होते हैं वो 360 होते हैं, मतलब टोटल मिलाकर के। तो अगर हम 0 देशांतर को मानते हैं मिड में, तो जितने भी पूर्व में देशांतर होंगे और जितने भी पश्चिम में देशांतर होंगे, उन टोटल मिलाकर के 360 हो जाते हैं। तो 180
इधर साइड हो जाते हैं, मतलब पूर्व साइड में, और 180 पश्चिम साइड में हो जाते हैं। तो आप इनको ऐसे देख सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है वो 6 नंबर का था। इसमें पूछा गया था उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है। तो इसमें है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसीलिए उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। मतलब जैसे कि आपको पता था कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच में जितना भी क्षेत्र होगा तो ये सूर्य होगा। तो दिन के एक टाइम में, मतलब दोपहर के टाइम में सूर्य जो होता है वो एक सिर के ऊपर होता है जस्ट, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र मानते हैं। और बाकी जो स्थान होते हैं कर्क रेखा के नॉर्थ में या मकर रेखा के साउथ में, तो जितने भी होते हैं वो एक तरीके से इनमें जो सूर्य होता है एक तरीके से तिरछे होकर के जाता है, मतलब इनकी जो रोशनी होती है या ऊष्मा होती है वो सीधा नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसलिए हम इसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसके ऊपर जब जाते हैं या साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य जो होता है वो बहुत ही, उसकी रेयर जो किरणें होती है बहुत ही कम जाती हैं वहाँ पर। तो इसलिए कभी कभी 6 महीने का दिन, कभी 6 महीने की रात, आगे थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन होगा, तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी और ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगला है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। ये है कि लंदन के समय की तुलना में भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है, इसलिए जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। तो आप इनको ऐसे देख सकते हो। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो देशांतर होते हैं उनसे हमें एक तरीके से टाइम का पता लगता है, जो अक्षांश होते हैं उनसे हमें एक तरीके से स्थान का पता लगता है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आप देख लीजिए। और अगर आपको ये याद हो जाएगा कि अक्षांश क्या है और इनसे क्या क्या इनका यूज़ होता है और किस वे में इसको हम देखते हैं, स्थान का कैसे पता लगता है, तो वो सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू आप करिए, उसमें समझ आएगा। और देशांतर जो होते हैं उनसे हमें टाइम का पता लगता है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका हम टाइम निकालते हैं। तो आपको पता है कि 360 हमने देशांतर देखे थे, 360 होते हैं। और जो पृथ्वी घूमती है वो लगभग 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर करती है। 24 घंटे बराबर 360 डिग्री हो गई एक तरीके से। तो 1 घंटे में जो चक्कर लगाएगी पृथ्वी, वो आप 24 घंटे से इसको डिवाइड कर सकते हो 360 को, तो आपको ये 15 डिग्री निकल करके आएगा। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि 1 घंटा जो हो गया वो 15 डिग्री का है। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो इसको हम 15 से जब डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। तो अगर हम इंडिया को देखते हैं कि ये लगभग 30 देशांतर में डिवाइड है, तो अगर हम 1 डिग्री को 4 मिनट मानते हैं तो लगभग बराबर होता है 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। मतलब कि 2 घंटे का हमारा डिफरेंस होता है पूरे इंडिया में। कि अगर हम पश्चिम में हैं और हमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानना है टाइम का, तो अगर हम देखेंगे तो 2 घंटे का लगभग डिफरेंस होता है। पर इसका भी रीज़न है आगे कि एक टाइम ही क्यों है इंडिया में, तो वो भी थोड़ा सा आगे देखेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अगर अच्छे से इसको देखना है तो आप थोड़ा सा मैपिंग करिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर एक बार समझ आ गया तो आप हर एक जगह का आप उसकी जगह देख सकते हैं, उसका टाइम भी आप निकाल सकते हो डिग्रीज या देशांतर देख करके। तो इसके भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं प्रीलिम्स में, तो आप इनको भी देख सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो सही विकल्प चुनना था। तो इसमें हमने इसको ऐसे ही लिखा है कि प्रमुख यामी उत्तर का मान जो है वो 0 है तथा सभी लंबाई में जो है वो बराबर होती हैं। और जो डिस्टेंस होती है एक तरीके से ध्रुवों के पास जाते जाते घट जाती है देशांतरों की। तो आप उसको मैपिंग के थ्रू देख सकते हो। जैसे देशांतर ये होते हैं तो ये जो होती है इनकी लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, पर जो इनका डिस्टेंस होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है। जो ध्रुव पर जाते हैं ये इनकी जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और अगला जो क्वेश्चन था, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, तो वो था कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो आपको पता है ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। जो ध्रुव है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो रोशनी है बहुत ही कम ऊष्मा सूर्य की प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ पर उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। जो अगला है वो देशांतरों की कुल संख्या 360 है, आपको पता है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसमें अगला पॉइंट है वो ग्रिड के बारे में बताना है, तो इसमें आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। ग्रिड है यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया था ग्रिड किसका जाल है। तो अक्षांश तथा देशांतरों का जाल है, देशांतर रेखाओं का जाल है। मतलब जब अक्षांश आप ऐसे देखते हो, उसके बाद जब देशांतर देखते हो तो ये एक तरीके से ग्रिड बन जाता है। तो एक तरीके से ये जाल है, तो इसलिए इसको हम अक्षांश एवं देशांतरों का जाल को ही हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड है वो है फिलअप करने का था। तो इसमें आप देख सकते हैं मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ में है, मतलब नॉर्थ में ना होकर के साउथ में है। तो भारत का मानक यामी उत्तर जो है वो है 82.5 डिग्री। मतलब कि जो जहाँ से इंडिया का हमारा एक तरीके से टाइम टेबल होता है, हमें टाइम का पता चलता है, तो वो है 82.5 पर डिग्री पर। तो आप इसको देख सकते हो। आगे थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तब। तो अगला जो है 0 यामी उत्तर को ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है। और देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, जैसे कि अभी हमने बताया था। और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर। और
तो जो थर्ड है वो है पृथ्वी की गतियाँ। तो हम आपको थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको जहाँ पर समझाने वाला होगा वहाँ पर हम आपको समझा देंगे, बाकी आपको एक्सप्लेन करते हुए ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे, तो आपको समझ में चीज़ें आती जाएंगी। तो आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो आप एक बार थोड़ा सा आप सामने रखिएगा और इसके जो आंसर्स हमने दिए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और हमने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आपको क्वेश्चंस नहीं भी देखोगे तब भी आपको समझ आएगा। क्वेश्चंस को ना पढ़ के सीधे हम इनके आंसर्स पढ़ेंगे और इनके आप क्वेश्चंस खुद से भी बुक से देखोगे, और आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक बारी बुक की रीडिंग कर लो, और या फिर आप वीडियो चला करके रख लो और एक बारी बुक को भी सामने रख लो ताकि आप पढ़ते जाओ सामने से। तो जो इसमें पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है वो है 66.5 डिग्री है, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसमें घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे कि उससे दिन रात बनते हैं, दिन रात जो होते हैं वो घूर्णन की वजह से होते हैं। और जो अगला है परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, तो ये हो गया परिक्रमण। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जो चारों तरफ घूमना हो गया, वो 365 दिन में चक्कर लगाती है कंप्लीट, 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट लगाती है चक्कर। तो इसलिए इसमें क्या होता है, परिक्रमण से होता है ऋतु परिवर्तन। मतलब तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, इनका क्या इम्पैक्ट है और हमारे जीवन में और हमारी पृथ्वी पर क्या कितना महत्व है इनका, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगला है पॉइंट, प्रदीप्त वृत्त है ग्लोब पर, वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। आगे है लीप वर्ष के बारे में बताना है। तो आपको पता है कि जो परिक्रमण है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो टाइम है वो है 365 दिन और 6 घंटे। तो अगर हम इनको 4 साल में काउंट करते हैं 6 घंटे को, तो बराबर होता है 24 घंटे के, मतलब कि एक दिन के बराबर होता है। तो इसलिए जो 4 साल के बाद में हमारा एक लीप वर्ष आता है, मतलब आप फरवरी मंथ में आप देखते हो हमेशा 28 दिन होते हैं, पर 4 साल के बाद में ये 29 डेज़ होता है। रीज़न ये है कि जो पृथ्वी है वो 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है, और 6 घंटे को हम अगर काउंट करते हैं 4 साल में तो वो एक दिन का निर्माण करता है, एक तरीके से एक दिन बन जाता है वो। तो इसलिए वो एक दिन 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, मैंने जस्ट आपको समझा दिया है। और अगला है उत्तर एवं दक्षिण अयनांत में अंतर क्या है, तो आप इसको देख सकते हो। मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है और मैंने खुद से भी समझा, थोड़ा सा टाइम लगा था पर मेनली समझ आ गया। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये हो गया हमारी पृथ्वी और ये हो गया सूर्य, तो इसका कैसे कैसे इम्पैक्ट और क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इसको समझेंगे तो आपको समझने में कहीं और से भी कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं यहाँ से दक्षिणी अयनांत से, तो ये होता है 22 दिसंबर को। तो डेट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दक्षिण अयनांत कौन सी डेट में होता है, तो 22 दिसंबर में होता है। तो होता ये जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे इसमें मकर रेखा पर पड़ती हैं, मतलब जो दक्षिण अयनांत होता है वो सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध होगा इसमें ग्रीष्म ऋतु होगी, मतलब जो मकर रेखा के जितना भी साउथ में होगा वो एक तरीके से कहीं ना कहीं गर्मी होगी वहाँ पर। तो इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में वही शीत ऋतु होगी। तो फिर तो आगे जो है वो जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे विषुवत रेखा पर यानी कि विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो इसका ध्रुव है सूर्य की ओर नहीं झुका होगा, तो ये जो इसका ध्रुव होगा तो कोई झुकाव नहीं होता है। यहाँ पर दिन रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको हम विषुव बोलते हैं। ये 21 मार्च को होता है और इसको बसंत ऋतु भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 21 मार्च का, और ये इधर देखेंगे तो 23 सितंबर में भी यही चीज़ होती है। मतलब रीज़न ये है कि ये कहीं पर झुका नहीं होता है। तो आगे हम देखते हैं जो कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे पड़ेंगी। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफरेंस देख सकते हो। उत्तरी अयनांत मतलब उत्तर अयनांत में जो कर्क रेखा पर जो किरणें होंगी सूर्य की वो सीधे पड़ेंगी, और जो दक्षिण अयनांत है वहाँ पर जो मकर रेखा पर सीधे पड़ेंगी। तो आप थोड़ा सा ये डिफरेंस देख सकते हो। जो मकर रेखा पर पड़ेगा वो 22 दिसंबर को होगा और जो कर्क रेखा पर पड़ेगा वो 21 जून को होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा पर अगर पड़ेंगी सीधे किरणें, तो जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा फिर गर्मी होगी, और जो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा शीत ऋतु होगी। तो जो आगे देखेंगे वो होगी सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर भी विषुवत वृत्त पर ही पड़ेंगी। तो थोड़ा सा अपोजिट हम इसका देख लेते हैं कि जो विषु होगा ये 23 सितंबर में होगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस करके देख सकते हैं कि जो विषु होगा 21 मार्च वाला, तो उसमें जो नॉर्थ पोल होगा यहाँ पर हमें वसंत ऋतु देखने को मिलेगी, और जो साउथ पोल होगा यहाँ पर शरद ऋतु होगी। और वही चीज़ विषु जब होगी हमारी 23 सितंबर में, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो शरद ऋतु होगा और जो साउथ पोल होगा वहाँ पर बसंत ऋतु होगी। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, मेरे समझाने का ढंग में भी आपको समझ आया हो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लग गया था। तो इसलिए आई होप आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको एक्सप्लेन करके और आंसर्स में देख सकते हैं कि क्या होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुके होने के कारण बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और गर्मी का मौसम होता है। इसलिए इसी दिन
इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसको उत्तर अयनांत बोलते हैं। आगे है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। एग्जाम के थ्रू बताया था, तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और तथा इस क्षेत्र में लंबे दिन होंगे और छोटी रात होगी। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, लंबे दिन होंगे पर छोटी रातें होंगी। तो इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं। तो दक्षिण अयनांत के बारे में चाहिए कि मकर रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो सीधी सी बात है कि जितना भी साउथ का एरिया है, मकर रेखा वाला एरिया है, तो वहाँ पर गर्मी होगी और जितना भी हमारा नॉर्थ का पोल होगा, नॉर्थ वाली साइड में, तो वहाँ पर सर्दी होगी और दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। तो इस अवस्था को हम दक्षिण अयनांत बोलते हैं। आगे विश्व के बारे में आपको पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और दिन रात बराबर होते हैं। तो विश्व में क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, तो इसको हम विश्व बोलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन था वो था दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? तो देखते हैं कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के नज़दीक होता है वो ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है और वहाँ गर्मी होती है। जो भाग दूर होता है वो कम ऊष्मा प्राप्त करता है और वहाँ सर्दी होती है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब 22 दिसंबर को आपने देखा था पीछे को सूर्य सबसे नज़दीक होता है और अंततः उस दौरान वहाँ पर गर्मी होती है, आपको भी पता है। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी प्रकार 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, अतः इस अवधि में वहाँ शीत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये हो गया यहाँ पर, इसका मतलब आपको समझ आया होगा क्योंकि आपने डायग्राम में देख लिया, तो आपको ये भी यहाँ से समझ आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन ये था कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों होती है? तो इसका आंसर ये है कि पृथ्वी के अपने पथ पर परिक्रमण करते समय 6 माह तक उत्तर ध्रुव तथा 6 माह तक दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हो रहता है। इससे ध्रुवों पर लगभग 6 महीने तक दिन तथा 6 महीने तक रात होती है। तो झुकाव कोण की वजह से, तो आपको पता है झुकाव कोण कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। तो इसके झुकाव कोण की वजह से ये होता है दिन और रात 6-6 महीने की। तो अगला जो क्वेश्चन वही है, विकल्प के रूप में जो दिए होते हैं क्वेश्चन उनको करना होता है और हमने ऐसे करा हुआ है, तो आपको पता ही है। ये है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम परिक्रमण कहते हैं या कहा जाता है और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर 21 मार्च को पड़ती हैं और विषुवत वृत्त पर हम 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं, आपको पता है। और गर्मी में क्रिसमस का वर्ष जो होता है ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, गर्मियों में मनाया जाता है, अपने यहाँ पर दिसंबर में मनाया जाता है, ठंडियों में। और ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, मतलब मौसम जो होता है वो ऋतुओं में परिवर्तन जो भी होता है वो परिक्रमण की वजह से होता है और घूर्णन की वजह से दिन और रात बनते हैं, आपको पता है, वो आपने पहले पढ़ लिया है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लेसन। आई थिंक आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आगे है हमारा मानचित्र के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। और इसमें प्रधान दिग्बिंदु होते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब 4 दिशाएं होती हैं मेन, और इनका जो उपयोग होता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन था वो मानचित्र पर दर्शाए गए 2 बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात को ही मानचित्र का पैमाना कहते हैं। तो मानचित्र का पैमाना इसमें पूछा गया था क्या है। और जो चौथा है क्वेश्चन वो था कि ग्लोब की उपेक्षा मानचित्रों से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, मतलब ग्लोब की अपेक्षा जो है वो मानचित्रों से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में क्या है कि हमें सिर्फ देश और उसकी लोकेशन और महासागर स्थल के बारे में पता चलता है। जो मानचित्र है उसको हम बहुत ही टू द पॉइंट सारी चीज़ें देख सकते हैं, शहर, गाँव, सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर उसमें, तो इसलिए हम उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र को कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसे मोड़कर छोटा भी किया जा सकता है। तो इसका जो मेन क्वेश्चन था वो था कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। और अगला ये है कि मानचित्र क्या होता है और खाका क्या होता है। तो मानचित्र होता है या छोटे पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, जैसे कि गांव हो गया, शहर, राज्य और देश, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये मानचित्र में आएगा। और खाका क्या है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, जो कि जैसे कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, छोटी इमारतें, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये खाका में इनको पहले खाका इनका तैयार करा जाता है, एक रफ बनाया जाता है, एक तरीके से रफली काम किया जाता है, उसके बाद इसका कुछ बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको। आगे है रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं। तो प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, तो उसको हम रूढ़ प्रतीक में लाएंगे। और रेखा चित्र क्या है कि कच्चे आरेख को
बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। और मानचित्र के प्रकार जो हैं वो भौतिक हैं, राजनीतिक और थीमेटिक होते हैं। भौतिक में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि ये भौतिक में आएंगे। राजनीतिक में विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए होता है, जैसे गाँव, राज्य, शहर, नगर, ये सब चीज़ें आएंगी तो राजनीतिक में आएंगी। थीमेटिक मतलब एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जैसे सड़क हो गया, वर्षा, वन, उद्योग, ये सब चीज़ें आएंगी तो थीमेटिक में आएंगी। तो आगे दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का हम प्रयोग करते हैं। तो जो मेन होती हैं, मुख्य जो दिक्सूचक होती हैं वो 4 होती हैं, और वैसे तो हमारी 16 होती हैं, आपको पता होगा। और अगला जो हमारा चैप्टर है वो है 5th नंबर का, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम इनको देख लेते हैं। इनके 4 परिमंडल होते हैं, जैसे आपको पता है कि जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, जैवमंडल हो गया। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल का जो बीच का पार्ट होता है, जिसमें तीनों के तीनों समाहित मंडल होते हैं, वो हमारा जैवमंडल होता है। और प्रमुख महाद्वीप के बारे में आप देख सकते हैं, एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये जो होते हैं, ये दोनों महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। और पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे तो आप इसको वीडियो चला करके देख सकते हैं। और वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप देखते रहिएगा, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और इनके आंसर्स यहाँ पर हमने ऐसे दिए हैं ताकि हमें पॉइंट वाइज समझ आ जाए। और हमें एक्चुअली उनके आंसर्स नहीं करने हैं, पर हमें एक आइडिया होना चाहिए उसके आंसर जो हमें नोट्स फॉर्म में तैयार करना है। तो हमने ऐसे तैयार करा है कि छूटे भी ना और उसके आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि हम 6th क्लास में नहीं, हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें टू द पॉइंट पढ़ना है और सारे पॉइंट्स को हमें एकदम कवर अप और समझते हुए चलना है। तो जो आगे है वायुमंडल की परतों के बारे में है कि वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 होती हैं, जो कि हम देखते हैं क्षोभ मंडल से, जो हमारी पृथ्वी होती है, यहाँ से हम देखते हैं। तो हम क्षोभ मंडल से स्टार्ट करते हैं और इसकी जो 9 किलोमीटर होता है वो पोल्स पर होता है, मतलब ध्रुव पर होता है। और जो 17 किलोमीटर होता है इसकी मोटाई वो इक्वेटर पर होती है, मतलब भूमध्य रेखा पर अगर इसकी मोटाई देखेंगे तो होगी वो 17 किलोमीटर। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, और ये 55 किलोमीटर तक की होती है। और इसमें वायुयान उड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें वायुयान उड़ाते हैं। मतलब मध्य मंडल होता है जिसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं, ये 80 से 85 किलोमीटर की दूरी तक होता है। और थर्मोस्फीयर मतलब कि आयन मंडल या बाह्य मंडल होता है, जो कि हम इसको देखते हैं 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक होता है। और इसमें रेडियो संचार और उल्का पिंडों का जलना, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और बहिर्मंडल हो गया, आप इसको देख सकते हैं, जो कि 1000 किलोमीटर तक होता है, जिसमें की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो इसके क्वेश्चन सीधे पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, और सीधे ये पूछ दिया जाता है कि मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में कौन सी परत आएगी। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होगा, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और अगर इसको आप ऐसे याद करोगे और थोड़ा सा दिमाग से डायग्राम के थ्रू ऐसे फ्लो चार्ट में याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर सबसे ऊँचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि है 8848 मीटर। और सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में, उसको हम मेरियाना गर्त बोलते हैं, 11022 मीटर, और इसको आप देख सकते हैं। और अगला है मानाकी पर्वत, जो कि है प्रशांत महासागर में, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 10,205 मीटर, और ये है हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। जो पॉइंट है मतलब आंसर है, इसको आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, और इसको आप नहीं भी एक क्वेश्चन देखोगे तब भी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या गया था। तो पृथ्वी का स्थलीय भाग जो है वो अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको भी पता है, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी पृथ्वी, और इसमें आपको अगर मैपिंग में आपको पता है कि जो हमारे महाद्वीप हैं तो ये इक्वेटर जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, यहाँ पर हम इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन वो है जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जीवन हेतु सभी उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यही एक ऐसा भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। और जो सेकंड है क्वेश्चन मतलब जो पूछा गया था उसमें वही कुछ विकल्प के थ्रू बताना है। इसमें यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है, और उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम पनामा है, और पनामा से जुड़े हुए हैं। और अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, मतलब 78% है हमारी नाइट्रोजन वायुमंडल में। और पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस चट्टानों से बना है, आपको पता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तर अमेरिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो और पता भी होना चाहिए। और अगला है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जो कि आपने पढ़ा है पीछे, 11,022 मीटर लगभग है, और जो कि प्रशांत महासागर
में स्थित है। और हिंद महासागर एक देश के नाम पर रखा गया है नाम इसका, जैसे कि आपको पता है भारत के नाम पर ही इसको हम हिंद महासागर, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर ही इसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। और अगला है जीवमंडल, मतलब स्थल और जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, जीवों के लिए मतलब सहायक है, जीवन यहाँ पर है जीवमंडल में। और अगला है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। आपको पता है एशिया और यूरोप महाद्वीप को एक साथ में यूरेशिया कहा जाता है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, तो जिसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। और इसमें देखते हैं कि यूरेशिया में क्या है कि ये यूराल पर्वत और यूराल नदी से विभाजित होता है। और पहली महिला में आती हैं जुंको ताबेई, जापान की थी, 16 मई 1975। और भारत की थी बछेंद्री पाल जो कि 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। और आगे है आकार के आधार पर आप देख सकते हैं महासागरों को कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। और आकार के आधार पर ही हम उन महाद्वीपों को देखते हैं कि एशिया हो गया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। तो ये हो गए हमारे आकार के हिसाब से। बाकी और भी देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, मैंने भी थोड़ी सी जगह छोड़ दी है ताकि आगे जो भी चीज़ें होती हैं ऐड होती रहेंगी। तो अगला जो है हमारा अध्याय वो होता है हमारा 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल क्या है। तो प्रमुख स्थलमंडल में आता है पर्वत और पठार, मैदान। तो पर्वत लगभग जो 600 मीटर से ऊपर हो गए वो हो गए पर्वत, मतलब 600 मीटर से अगर स्थल से ऊंचाई उनकी 600 मीटर से ज़्यादा है तो वो पर्वत में आएंगे। और 100 मीटर से अगर ज़्यादा है तो उसको हम पठार मानेंगे। और 200 मीटर तक ही है जिसकी ऊंचाई उसको हम मैदान मानेंगे। तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है पर्वत, पठार और मैदान के बारे में, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे तो जो मैंने ऐसे करके लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि इतने क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। तो हमने इसको अलग अलग करके नहीं लिखा है और हमने ऐसे करके लिख दिया। तो चलो पर्वत के बारे में देखते हैं कि इसका जो शिखर है वो छोटा तथा आधार जो होता है चौड़ा होता है। जैसे कि आपने डायग्राम ये थोड़ा हमने बनाया था ताकि हमें समझ आ जाए। और पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसको हम श्रृंखला कहते हैं या कहा जाता है। और एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है हिमालय हो गया एशिया में है, आल्प्स यूरोप तथा एंडीज़ है दक्षिण अमेरिका में। तो जो इसमें एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको हमें बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कहीं और एग्जाम्पल ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे ये 3 प्रकार के होते हैं और वलित पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया और ब्रह्मोत्स पर्वत हो गया। तो वलित को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ज्वालामुखी को तो आपको पता है क्या बोलते हैं, ब्रह्मोत्स को हम ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो इनके कभी कभी ऐसा होता है कि इनको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पर हमें ये थोड़ा हिंदी में समझ नहीं आता और इसलिए हमने इसका थोड़ा सा लिख दिया ताकि हमें समझ आ जाए। तो वलित पर्वत क्या होते हैं कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी है और अल्पेशियन उत्तर अमेरिका, यूराल रूस गोलाकार है। तो ये सारे वलित पर्वत में आएंगे, तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और आगे ज्वालामुखी पर्वत में आते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनने वाले पर्वत वो ज्वालामुखी में आएंगे, जैसे माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और फुजियामा जापान में है। आगे ब्रह्मोत्स पर्वत है जो कि ब्लॉक, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, मतलब कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे भाग है इसका बीच से टूट जाता है तो ये एक ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है जिसको हम एक तरीके से द्रोणी भ्रंश जो कि जिसको ग्राबेन बोलते हैं, जो कि हमारा जो भी नीचे वाला भाग होता है, जो उठा वाला भाग होता है, जैसे कि आप इसको देखते हैं तो ये हो गया उत्कंठ जिसको हार्ट्स बोलते हैं। तो इसमें जो एक ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन के जो एग्जाम्पल हैं वो है राइन घाटी मतलब यूरोप और वासदेश, ये है एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन के। तो थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट हैं पर्वत के बारे में कि विभिन्न हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग हो गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ होती हैं। और पर्वत जो वलित पर्वत हैं ये थोड़ा सा ये दिया गया है कि ऊबड़ खाबड़ राहत और ऊंची शंक्वाकार चोटियाँ, ये इसका एक अगर ऐसा कोई पर्वत दिखता है तो आपका वलित पर्वत में आएगा, मतलब फोल्ड माउंटेन में आएगा। तो इसको देख लेना थोड़ा सा अच्छे से। और आगे ये पर्वतों के बारे में है कि ये बहुत सी नदियों का स्रोत मतलब हिमानी पर्वतों पर होती हैं अतः यह जल के संग्राहक होते हैं जिसका उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। और अगला है इसमें पॉइंट, इसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। सैलानियों के लिए यह भाग उपयुक्त स्थान है जो पर्वतों की यात्रा तथा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। तो ये हो गया पर्वतों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, मतलब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मेरी वॉइस बहुत ही स्लो हो गई है क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत लंबा हो रहा है, मतलब एक तरीके से पूरी क्लास का ही एक बार में रिकॉर्ड होगा तो इसलिए
स्लो होगी तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड मत करिएगा और अच्छे से इसको देखना है, और आपको मेन मकसद जो पढ़ने का है वो आप पूरा हो जाए वही। तो आगे इसके हम पठार के बारे में देखते हैं। जो पठार होते हैं 100 मीटर से थोड़ा ऊंचे होते हैं तो उनको हम पठार बोलते हैं। तो उठी हुई और सपाट भूमि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक होती है उनको हम पठार बोलते हैं। और ये नए पुराने हो सकते हैं, जैसे दक्कन का पठार है वो सबसे पुराना है, भारत में है। और केन्या है, तंजानिया तथा युगांडा की पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पठार जो पश्चिमी पठार है उसको हम पठार में ही लाते हैं। ये सारे पठार हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो पठार का जो पठार में काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, मतलब काली उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ पर आपको पता है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा फसल कपास की होती है। और ये रमणीय स्थल होते हैं, तो ये भी देख सकते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि 4000 से 6000 मीटर की है इसकी ऊंचाई। और खनिजों की प्रचुरता होती है, जैसे कि अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर जो कि भारत में है, और इसमें लोहा और कोयला तथा मैंगनीज होती है यहाँ पर। और अगला है नदियों से ऊंचाई से गिरने के कारण यहाँ पर पठारों में जलप्रपात बनते हैं। तो आपको जलप्रपात के बारे में पता है कि ऊंचाई से गिरने वाले और किसी ठोस स्थल पर या सैल पर गिरेंगे तो वो जलप्रपात होंगे। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे, 7th में आएगा ये, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये बस इतना थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि नदियों की ऊंचाई से गिरने के कारण यहाँ पर जलप्रपात बनते हैं। तो जैसे कि छोटा नागपुर का पठार हो गया, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। तो इंडिया में 2 हैं, हुंडरू जलप्रपात जो कि है स्वर्ण रेखा नदी पर जो कि है छोटा नागपुर पठार में, और कर्नाटक में है जोग जलप्रपात। ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं पीसीएस वगैरह में, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैदान के बारे में है, तो मैदान में है समतल भूमि 200 मीटर से कम जिसकी ऊंचाई होती है वो मैदान होते हैं। और अधिकांश या नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, जो पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। और अपरदित पदार्थ को, पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और इन्हें निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो मतलब ये है कि जो नदियां हैं वो साथ में अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट ये सब चीज़ें ले जाती हैं, और वहाँ पर वो निक्षेपों का मतलब होता है वहाँ पर वो वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं, और फिर वहाँ पर मैदान का निर्माण हो जाता है। आगे है समतल भूमि तथा उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता मैदान में होती है। तो थोड़ा सा ये आपको पता होगा, मैदान में समतल भूमि होती है और उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता होती है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो आती रहती है, बाढ़ वगैरह होती है वहाँ पर आती रहती है, तो इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो नई होती जाती है, उपजाऊ होती है इसलिए। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वहीं निवास करती है, तो आप आगे पढ़ोगे। तो सामान्यतः यह अधिक उपजाऊ होने के साथ ही यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है। तो आपको पता है अगर समतल भूमि है तो वहाँ पर परिवहन के लिए रोड, रेल मार्ग, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी, और इसी कारण विश्व की अधिक जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको पता होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे कि दिया गया है, भारत एशिया में क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर पाया जाता है, और चीन में है यांगत्से नदी का मैदान होता है, मतलब है। तो एग्जाम्पल में ये थोड़ा सा आप एग्जाम्पल मेन पॉइंट होता है। एग्जाम्पल आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हो तो एग्जाम्पल जरूर सेट करिए वहाँ पर, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे और आपको भी पता रहे। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है क्योंकि, मतलब इसमें क्वेश्चन यही था कि पर्वत जो क्षेत्र एरिया होता है वहाँ का, पर्वतीय एरिया होता है, वहाँ पर जीवन कठिन क्यों होता है। तो यही है कि क्योंकि वहाँ की जलवायु कठोर होने के साथ ही पहाड़ों की भूमि जो होती है वो काफ़ी खड़ी होती है, जिसके कारण खेती करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है या कठिनाई आती है। इन सभी कारणों से पर्वतों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, तो इसलिए वहाँ पर जीवन कठिन होता है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो समतल नहीं है, तो वहाँ की जो जलवायु है एक तरीके से कठोर है। और खाने वाने के लिए आपको पता है फिर जब ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी और बराबर नहीं होगी तो वहाँ पर क्या ही होगा, फसल भी कैसी होगी। तो सारी चीज़ें हैं। अगला जो हमारा अध्याय है हमारे इंडिया के बारे में है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। और हमने कुछ इसमें पॉइंट ऐड करे थे, और मैं इसको एक्चुअली 9th और 11th को भी इसमें जोड़ना चाहती थी, पर मैंने सोचा बाद में कि मैं इसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद पूरी एनसीईआरटी तभी मैं इसको ऐड करूँगी। पर आप इसको सिर्फ 7th की बुक के अकॉर्डिंग ही देखिए, और 9th की आएगी तो हम उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे, और जैसे जोड़ना है वो भी हम बता देंगे कैसे क्या करना है। तो आगे है इसमें स्थिति और आकार के बारे में, जैसे आपको पता है ये 9th में पूछा गया था जो इसका चैप्टर है, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसी में हम आगे लिख देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का नाम है वो भारत नाम पड़ा पहले, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि आर्यों के भरत कबीले के नाम पर इसको हम पहले भारत नाम दिया गया, और अन्य धारणा के अनुसार दिया गया। दूसरा है राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, या मतलब ये दोनों के लोगों के नाम पर ही भारत नाम पड़ा, ऐसा मानते हैं लोग। तो देख सकते हैं आप इसको जम्बू द्वीप भी इसको बोलते थे, कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार हम जम्बू द्वीप भी बोलते हैं इसको। और हिंदुस्तान ईरानी जो होते थे वो सा का जो उच्चारण वो हा में करते थे, इसीलिए सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू कहा और इसीलिए भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और इंडिया है वो यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा था, इसीलिए इसको इंडिया कहा। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा यूनानियों के बारे में, क्योंकि ये कभी कभी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और ये हमने थोड़ी सी करी थी मैपिंग, तो जो कि हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा समझना है, पर मुझे समझ एक्चुअली आई थी, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इसमें खिचड़ी पका दी थी, पर आपको समझ आएगी।
तो देखते हैं इसमें नेबर कंट्री जो हैं, तो आप इसको जितना भी पिंक कलर में देख रहे होंगे, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इधर मालदीव देखते हैं, इधर श्रीलंका देखते हैं। तो ये हो गए हमारे नेबर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं। और इसकी जो स्थिति है, अवस्थिति जिसको हम बोलते हैं, वो उत्तरी अक्षांश जो है मेन वो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है और 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और जो हमारा नॉर्थ का है इसमें, तो वो होगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में कन्याकुमारी, मतलब तमिलनाडु में है, जिसको आप देख सकते हैं। और जो इसमें देशांतर होगा वो है, जो इसका पश्चिम एरिया है, मतलब जो हमारा पश्चिमी देशांतर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से, गौरमोता या फिर इसको राज्य हरग्रीक बोलते हैं, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट में ईस्ट में स्थित है। और इधर जो आप पूर्व में देखोगे तो ये वलांगू या किबुथु बोलते हैं इसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट में है। तो आप इसको देख सकते हैं कि लंबाई है, आप लेंथ भी देख सकते हैं 3214 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 2933, मतलब कि 2933 किलोमीटर। और इसमें जो आप कर्क रेखा को आपने देखा था कि लगभग ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो थोड़ा सा इसकी मैपिंग भी करिएगा। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब भारत की जो मानक समय रेखा है, वो ये रेखा है वो गुजरती है यूपी के मिर्ज़ापुर से, या फिर आप कहीं कहीं पर ये नैनी भी मिलता है, इलाहाबाद का नैनी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो मेन स्टेट हैं लगभग वो 5 हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, MP हो गया, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी देख सकते हैं, और उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये हमारे उत्तर से दक्षिण में देखते हैं इसको। और जो जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा मिलती है, वो है हमारा छत्तीसगढ़। हो गया थोड़ा सा हमारा एक मैप के थ्रू समझाना, मतलब थोड़ी सी मैपिंग। तो आपको ये खिचड़ी समझ आई होगी, तो आपको पहले हो सकता है देखने में समझ नहीं आया होगा, पर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हमने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया था, लद्दाख हो गया और इधर गुजरात, तो हमने थोड़ा सा आगे बताई दिया है। तो आप इसको डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे में ऐड कर लीजिएगा, आपको कुछ और आप बनाना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु। और जो गोलार्ध है, मतलब कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था। और जो कटिबंध होगा वो है उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध। और जो क्षेत्रफल है इसका वो है 32,87,400 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का हिस्सा जो है 2.42% है, और जबकि विश्व में इसका 7वां स्थान है। तो इसके जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो कि है पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, USA है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। इससे आगे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। तो आगे है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं वो है राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और UP। आगे जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का, पहला है चीन का। और विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा जो जनसंख्या में है वो है 17.5%। अगला जो क्वेश्चन था वो है भारत को हमने 5 भू-आकृति प्रदेशों में बांटा है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तो इनको हम पढ़ेंगे आगे, जो कि 11th की बुक में है, 2nd चैप्टर है, वो उसको हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये हमने नोट डाउन इसमें करने का ट्राई करा था कि हम इसी में इंक्लूड कर लें, तो पर हमने सोचा कि नहीं, हम इसको 6 तक ही रखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसी में इंक्लूड कर लेंगे आगे। तो अगला जो क्वेश्चन था वो है हमारा भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। स्थलीय सीमा की बात हुई है। और हम अगर जलीय सीमा की बात करेंगे तो आपको पता है कि वो श्रीलंका से है। और उधर हम देखते हैं मालदीव, जो कि एक पड़ोसी देश है, न कि हमारे जुड़ी हुई है। तो अगला जो है पॉइंट वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं वो नर्मदा और तापी हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको भी पता है, तथा हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी एक चंडीगढ़ है। आगे उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो आपको पता है कि आपने पहले मैदान के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पर निक्षेप जो मतलब जो भी जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ की उपजाऊ मिट्टी होती है और कृषि के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो अगला जो है वो है लक्षद्वीप प्रवाल, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेरों पर बना है, इसीलिए लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। अगला जो है वो है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, आपको पता है। और सह्याद्री को अन्य पश्चिमी घाट नाम से भी जाना जाता है, तो सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट नाम से भी जानते हैं। पाक जल संधि जो है वो भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप जो समूह है वो है लक्षद्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी में है वो है हमारा अंडमान निकोबार। तो आगे है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, और ये आती है अपनी वलित पर्वत में।
भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग आपको पता है 32,87,400 वर्ग किलोमीटर है और महान हिमालय को वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नदी अरब सागर में गिरती है और आपको पता है, आगे आपने पढ़ा था, नर्मदा और तापी जो दो ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो आपको याद रखना है। और आगे है कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, तो आपको इसके बारे में पता है। आगे ये वो है तापी नदी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है और तापी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी नदी है, मतलब जो पहली है वो है नर्मदा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। अजंता और शतमाला पर्वत जो हैं वो तापी नदी के दक्षिण में स्थित हैं, तो आप मैपिंग जरूर करिएगा इसके लिए। इसमें अगला चैप्टर है, मतलब कि 6 की बुक का लास्ट चैप्टर है, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में है। तो इसमें अगला जो आंसर है, मतलब जो पॉइंट है वो है मानसूनी पवन भारत में वर्षा लाती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, इसीलिए फसलों की अच्छी उपज के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन था वो मानसून इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका आंसर ये दिया गया है। और अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या था। और आगे है कि भारत के विभिन्न मौसम के बारे में बताना है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, शरद, जो कि आपने जब अक्षांश और देशांतर पढ़े थे तो वहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि गर्मी सर्दी कैसे होती है। और देख सकते हैं आप, सर्दी दिसंबर से फरवरी, मतलब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी नहीं होती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। और जो गर्मी होती है मार्च से मई, सूर्य की किरणें जो हैं अधिकतर सीधी होती हैं और जो शुष्क पवन चलती है, मतलब लू चलती है उत्तर भारत में। और वर्षा है वो जून से सितंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको बोलते हैं, जो कि अरब सागर हो गया और बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये जो भी इनकी जो भी पवनें हैं वो चलती हैं स्थल की ओर। ये इंडिया है तो यहाँ से अरब सागर और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से कोई भी पवनें चलेंगी तो स्थल की ओर चलेंगी, और जो कि जिनकी हवाओं में नमी होती है और ये वर्षा करती है, तो इसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और आगे है शरद, अक्टूबर से नवंबर मानसून के लौटने का टाइम होता है और वो लौटती हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करती है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लौटते मानसून में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। लौटते मानसून में वर्षा होती है। आगे है मानसून अरेबियन भाषा से लिया गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो मानसून शब्द है वो अरेबियन की भाषा से लिया गया है। जो अगला है वो था कि ऐसे पौधे, घास, झाड़ियाँ जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और आगे है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीले झाड़ियाँ और पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल से 11th में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें मिलेंगी, पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया होना चाहिए कि कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। और आगे सदाबहार और पतझड़ वन के बारे में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सदाबहार वन को हम उष्णकटिबंधीय वन भी बोलते हैं, तो ये बहुत घने होते हैं और इन वन के पेड़ वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो एक टाइम में इकट्ठे पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इसलिए हमेशा गिराते रहते हैं और निकलते रहते हैं, इसलिए हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम सदाबहार वन बोलते हैं। तो आगे ये पतझड़ वन है, तो ये कम घने होते हैं और इनके जो पेड़ के पत्ते होते हैं साल के एक निश्चित समय में पत्ते गिराते हैं, तो इसलिए इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सदाबहार वन जो होते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाते हैं। तो जो प्रमुख वृक्ष होते हैं वो है महोगनी, एबोनी, रोजवुड, जो कि हैं सदाबहार के एग्जाम्पल। और जो में आप देखते हैं पतझड़ के बारे में, तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और इसमें जो प्रमुख वन होते हैं या वृक्ष होते हैं वो होते हैं साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इतने स्टेट में पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो आगे है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है मौसिन राम, और मैंग्रोव वन खारे जल में हो सकते हैं। और महोगनी तथा रोजवुड जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए जो होते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। और जब लौटेगा मानसून वापस, जैसे कि जब बारिश होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तब वहाँ पर जो पवनें होती हैं वो एक तरीके से मतलब समुद्र की ओर बहती हैं। तो आप थोड़ा सा इनका देख सकते हैं। तो 6 की हमने एक बुक को कंप्लीट कर लिया है, तो हम आगे 7th की बुक को भी कंप्लीट करेंगे ऐसे ही एक दिन में ही। और ऐसे ही सारी बुक्स को हम जल्दी कवर कर लेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी क्वेश्चंस इसमें कुछ हमने पूछे हैं वो उनका जवाब दें। अगर आपको आते हैं सर्च करिए, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना है। और अगर आप 6 की ये बुक उठाओगे, आप पढ़ोगे, तो आप खुद से भी रियलाइज़ करोगे कि इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा या आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बुक भी पढ़ोगे और इसको भी पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप एक बारी बुक पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर इसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं भी बुक पढ़ते हैं फिर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे ही अगला हम 7th की बुक को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।